हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। सभी के सारे त्यौहार आई होप अब हो चुके होंगे और सभी लोग अब पढ़ाई पर आ जाइए, क्योंकि वैसे भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई होंगी इतने दिनों में। और अब अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जिससे जब एग्ज़ाम हो तो आप बिल्कुल तैयार हो। बात करेंगे कि हम क्लास में पढ़ क्या रहे थे। तो टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं और टेक्सटाइल में टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, तो हम पढ़ रहे थे कताई, जिसको कहते हैं रेशे से धागे की निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, तो धागे की निर्माण की प्रक्रिया जो होती है कताई कहलाती है। कताई में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, लेकिन अभी बहुत कुछ रह भी गया है, क्योंकि रेशे से धागा बनता है तो हम उसको कताई कहते हैं। और क्योंकि अभी धागा के प्रकार वगैरह भी हमें पढ़ने हैं। दूसरी, हमने जो अभी तक आपको यांत्रिक कताई या फिर कह सकते हैं आपको हमने रासायनिक कताई के विषय में जो बताया था, तो हमने खाली पॉइंट्स लिखाए थे। अभी हमारा उसकी थ्योरी पूरी रह गई थी, तो आज हम उसको भी कवर करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने एंड जो क्लास की थी वो हमने बताई थी आपको कताई। यांत्रिक कताई जो होती है हमने बताया 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, मतलब बता चुके हैं, ऐसे ही बोल देती हूँ। रिंग कताई, दूसरी थी स्वयं ऐंठन देने वाली कताई, और एक थी खुली अंतिम कताई, और एक थी फ्रिक्शन मेथड जो कि घर्षण कताई कहलाती है, और एक ऐंठन रहित कताई थी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई थी। तो ये 6 कताई के प्रकार जो थे हमने इसमें पढ़े थे। और रासायनिक हमने आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली हुई कताई और बायो कंपोनेंट के विषय में पढ़ा था। आज हम इसको डिटेल तो करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार रिकॉल कर लेना आवश्यक है। रेशों से धागे का निर्माण, रेशों से धागे का निर्माण, ओके, धागे का निर्माण। बात करेंगे, नंबर 1 हमने पढ़ी थी धुनाई, कार्डिंग के विषय में पढ़ा था, आपसे को याद होगा, जिसमें हमने बताया था धूल कण और अशुद्धियों को हटाया जाता है। दूसरा हमने बताया था कंघी करना, कॉम्बिंग। ठीक है, ये प्रक्रिया थी इसकी कि किन किन प्रक्रियाओं से रेशा गुजरता है तब जाके धागा का निर्माण होता है, जो हमने 5 तरीके की बताई थी आपको। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, मुख्य 5 होती हैं। धुनाई, दूसरा होता है कंघी करना, जिसे कॉम्बिंग करना, जिसमें रेशे क्या बताए थे हमने, समानांतर हो जाते हैं, एक बराबर हो जाते हैं, छोटे अलग हो जाते हैं और बड़े अलग हो जाते हैं। फिर होता है ड्राइंग आउट का प्रोसेस, तीसरा नंबर खींचना जिसे कहते हैं, खींचना ड्राइंग आउट का प्रोसेस होता है। ड्राइंग आउट में हमने बताया था, ये भी इसमें भी मतलब जो चीज़ें यहाँ पर कंघी करने में रह जाती हैं, मतलब छोटे रेसे बड़े रेसे कुछ रह जाते हैं, तो यहाँ ड्राइंग आउट में भी वही चीज़ की जाती है। मतलब इनको खींच, एक तो मतलब खिंचाई इनकी होती है, रेशों को खींच कर ताना जाता है, और साथ ही साथ छोटे और बड़े रेशे थोड़े इसमें भी जो रह जाते हैं शेष अलग किए जाते हैं। घुमाव देने में भी वही चीज़ होती है, ऐंठन दिया जाता है और पोनी को हल्का सा मतलब यहाँ पर ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो घुमाव देना होता है चौथे नंबर पर, घुमाव देना। तो 4 हो गए। लास्ट थी आपकी कटाई, जिससे हम धागा बनाएंगे। ठीक है, कटाई, ये कटाई हो गई, लास्ट वाली आपकी कटाई हो गई। अब ये जो कटाई होती है ये हमने बताई थी कितनी 2 तरीके की होती हैं। तो जैसा मेरे बोर्ड पर जगह है, आप जानते हैं फ़ोन की स्क्रीन है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, हम इसी पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यांत्रिक कटाई, और दूसरी हमने कौन सी बताई थी आपको, रासायनिक बताई थी, याद होगा इतना तो, रासायनिक कटाई बताई थी। तो यांत्रिक जो कटाई होती है इसको हम मैकेनिकल कटाई कहते हैं। ये भी 2 तरीके की होती है। कैसे 2 तरीके की होती है, अभी उसकी बात करेंगे। एक तो आपकी होती है परंपरागत कताई होती है, एक परंपरागत कताई जिसे ट्रेडिशनल मैकेनिकल स्पिनिंग कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी सामान्य यांत्रिक कताई। ठीक है, सामान्य यांत्रिक कताई जो हमने जिसकी चर्चा आपसे की थी। ठीक है, इसी में आते हैं सामान्य मैकेनिकल जो कताई होती है। नंबर 1 तो परंपरागत हो गई, नंबर 2 ये हो गई आपकी सामान्य यांत्रिक कताई, जिसको हम जनरल मैकेनिकल स्पिनिंग कहते हैं, और जिसमें हमने आपको वो 6 बताए थे, जो कौन से थे, रिंग कताई, स्वयं ऐंठन वाली कटाई, मतलब इंग्लिश में बता देती हूँ, अभी तक हिंदी में हमने आपको बताया था। एक थी रिंग स्पिनिंग, दूसरी थी सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, तीसरी थी ओपन एंड स्पिनिंग, और एक घर्षण वाली जो फ्रिक्शन स्पिनिंग, और ट्विस्टलेस स्पिनिंग, और लास्ट जो थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। तो वो सामान्य में आती हैं 6। अब बात आती है परंपरागत कौन सी होती है, क्योंकि परंपरागत मैंने आपको नहीं पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ाई, जब हम करघा वाला लेसन पढ़ेंगे तब हम तकली चरखा सब पढ़ लेंगे। तो परंपरागत जो विधि से जो कताई की जाती है, तो यहाँ पर नंबर 1 तकली, क्योंकि सबसे पहले तकली का ही आविष्कार हुआ था। ठीक है, और उसके बाद आपका करघा आया था। ठीक है, ओके, करघा आया था। तो इन चीज़ों को हमने इसलिए नहीं पढ़ा, क्योंकि जब हम आपको करघा वाला लेसन पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर ये तकली चरखे की सबकी हम क्लियरली, चरखा होगा यहाँ पर। ठीक है, चरखा करखा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की हम बात कर लेंगे। ठीक है, ओ गॉड, सारा गड़बड़ हो गया जो भी अब तक ये होता है फ़ोन की स्क्रीन पर। अभी जरा सा हाथ लग गया और पूरा गायब हो गया। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने कहाँ तक बात कर ली, यांत्रिक कताई आपको हमने बता दी।
और बची रासायनिक कताई। तो रासायनिक कताई में हमने आपको बता ही रखा है, आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली कताई और बायो कंपोनेंट जो कताई, जो मिक्स कताइयाँ होती हैं उनकी मतलब बात की जाती है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यांत्रिक कताई की, क्योंकि सबसे पहले यांत्रिक कताई ही आती है। तो यांत्रिक कताई पढ़ लेते हैं, फिर हम रासायनिक पढ़ेंगे। ओके, यांत्रिक कताई, मैकेनिकल स्पिनिंग, ये जो होती है अगर आपसे पूछा जाए किन रेशों पे की जाती है, तो स्टेपल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, स्टेपल फाइबर्स होते हैं, उन पर की जाती है। स्टेपल फाइबर पर की जाती है ये वाली कताई। स्टेपल जो छोटे रेशे होते हैं उन पर की जाती है और लगभग 6 प्रकार से की जाती है। लगभग पूछी जाए तो 6 प्रकार से, जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे वही 6 प्रकार। बार बार बात करेंगे तो आपका हमारा समय बर्बाद होगा। नंबर 1 रिंग कताई की हम बात करते हैं, ठीक है। रिंग कताई क्या होती है उसके विषय में जानते हैं। तो जो रिंग स्पिनिंग होती है ये कताई क्या होती है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाए तो सबसे पुरानी विधि है, ठीक है। रिंग कताई सबसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे पुरानी विधि है कताई की। ओके, सबसे पुरानी विधि रिंग कताई है। ओके, आगे हम बात करें, पुरानी विधि से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कताई में रेशों को क्या किया जाता है, आपस में चिपकने की क्षमता जो होती है अगर रेशों में है तो बहुत सहायक होती है। अगर आप रिंग कताई कर रहे हो और रेशे कौन से हैं, अगर आपस में चिपकने की क्षमता है उनमें, तो ये कताई बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जैसे कि आप जानते हैं ऊनी रेशे होते हैं, ऊनी रेशों में भी ये क्षमता पाई जाती है। तो ये स्टेपल होते हैं, दूसरा इनमें भी चिपकने की क्षमता होती है। तीसरी बात करें लीलन के रेशे, इनमें भी होती है चिपकने की क्षमता। और बात करें सूती, तो इनमें भी चिपकने की क्षमता होती है। तो इन रेशों में चिपकने की क्षमता अच्छी होती है तो इन पर रिंग कताई अच्छे से की जा सकती है। और दूसरी बात है स्टेपल रेशों पर होती हैं ये कताइयाँ, तो ये सभी रेशे आप जानते हो स्टेपल रेशों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इन रेशों में चिपकने की अच्छी क्षमता होती है और इन पर ये कताई अच्छे से आप कर सकते हो। दूसरा बात करें जो रिंग कताई होती है, इसमें 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब इन जो कताइयाँ हम पढ़ेंगे इनसे जो भी मैं लाइन लाई हूँ सारी ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 उपकरण पूछे जाए कितने उपकरण मतलब आवश्यक है, तो 2 उपकरणों का यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रहते हैं, 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 आप लोग विस्तार से लिखिएगा, मैं बोलती जा रही हूँ। नंबर 1 रिंग फ्रेम, ठीक है, रिंग फ्रेम, क्योंकि हमारी फ़ोन की स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है ना बहुत जल्दी भर जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ और इससे आपका समय भी बचेगा। आप अपने हिसाब से पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो म्यूल फ्रेम और रिंग फ्रेम, ये 2 फ्रेम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 उपकरण कहलाते हैं किसके, रिंग कताई के। तो रिंग कताई के 2 उपकरण पूछे जाए कौन कौन से हैं, तो रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम है। आपसे ये पूछा जाए रिंग कताई के कितने उपकरण होते हैं, तो 2 उपकरण होते हैं। आगे हम बात करते हैं रिंग फ्रेम की। ओके, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो रिंग कताई है सबसे पुरानी विधि है, ऊनी लीलन सूती रेशों पर ये विशेष तौर पर की जा सकती है, क्योंकि इन रेशों में चिपकने की या सटने की क्षमता अच्छी होती है और जब रेशा चिपकेगा सटेगा तभी आप पैटर्न दे पाओगे और अच्छे से धागा बना पाओगे। इसके 2 उपकरण होते हैं, या रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम। कैसी कताई है रिंग कताई, यांत्रिक कताई है। कौन से रेशों पर की जाती है, स्टेपल रेशों पर की जाती है, ठीक है। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं नंबर 1 रिंग फ्रेम होता क्या है और म्यूल फ्रेम क्या होता है, दोनों ही जानेंगे। बस आप क्लास में बने रहिए और अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो रिंग फ्रेम की बात करें, इसमें क्या होता है, ये भी एक मशीन की तरह है, ठीक है। इस मशीन में क्या होता है, जो हम रेशों को खींचते हैं, खींचने का काम करते हैं ना, ड्राइंग आउट, तो खींचने का प्रोसेस, ट्विस्ट देने का प्रोसेस मतलब ऐठन देने का प्रोसेस, व लपेटना जो रीलिंग का प्रोसेस होता है, ये तीनों ही काम जो होते हैं इसमें क्या होते हैं एक साथ, ये 3 क्रियाएं, ये है 3 क्रियाएं क्या होती हैं एक साथ की जाती हैं, 3 क्रियाएं एक साथ की जाती हैं। ओके, 3 क्रियाएं एक साथ, तो मतलब आपसे को इतना पता होना चाहिए, यही डिफरेंस होगा म्यूल फ्रेम और रिंग फ्रेम का, ठीक है। तो रिंग फ्रेम में हमने क्या बताया, खींचना, ऐठना, लपेटना, तीनों क्रियाएं एक साथ की जा रही हैं। अब जब तीनों क्रियाएं एक साथ की जाएंगी तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, यहाँ पर धन भी कम लगेगा क्योंकि 3 काम एक साथ हो रहे हैं, समय भी आपका बचेगा, ठीक है। धन भी यहाँ पर क्या है आपका कम लगेगा, समय भी बचेगा आपका, मतलब समय भी कम लगेगा। ओके, समय भी कम लगेगा, शक्ति भी कम लगेगी, तो सारी चीज़ की आपकी क्या हो रही है, बचत हो रही है। यहाँ पर हर चीज़ की बचत हो रही है। तो 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, खींचना, ऐठन देना, लपेटना, और 3 ही चीज़ें आपके पास बच रही हैं, धन, समय और शक्ति, तीनों चीज़ बच रही हैं। लेकिन अब कुछ तो नुकसान भी होगा ना इसका, लेकिन यहाँ पर समस्या ये होती है, सबसे बड़ी जो समस्या ये होती है, धागा आपको जो है यहाँ पर मोटा प्राप्त होता है, ठीक है, मोटा भी होगा और खुरदरा भी होगा, क्योंकि 3 काम एक साथ मशीन कर रही है, तो इस वजह से यहाँ पर धागा आपको मोटा और खुरदरा प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, म्यूल फ्रेम की। म्यूल फ्रेम की अगर हम बात करें, म्यूल फ्रेम जो आपका होता है, यहाँ पर भी 3 क्रियाएं होंगी, सेम 3 क्रियाएं होंगी, इनका ध्यान रखिएगा। खींचना, ऐठना, लपेटना, ये तीनों क्रियाएं होंगी, लेकिन मैं उतना ही लिखूंगी जिससे आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, लेकिन
ये तीनों क्रियाएं अलग अलग होंगी, लेकिन तीनों क्रियाएं उपरोक्त जो 3 क्रियाएं ये लिख रखी हैं, खींचना, ऐंठन देना, लपेटना, तो आप ऐसे लिख लो, खींचना, ऐंठन देना, लपेटना, तीनों क्रियाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तीनों क्रियाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन तीनों क्रियाएं अलग अलग होंगी, एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, क्रियाएं कैसे होंगी, तीनों क्रियाओं को अलग अलग किया जाएगा, लेकिन तीनों क्रियाओं को अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, अलग अलग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका धागा जो है उत्तम कोटि का प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन धागा तो उत्तम मिलेगा, पर वही बात है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, धागा तो आपको उत्तम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन आपका धन भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, शक्ति भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज़ है जो समझ नहीं आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो रिंग फ्रेम में खींचना, ऐंठन देना, लपेटना, ये तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। इस वजह से धन, समय, शक्ति तो बचती है, लेकिन धागा मोटा प्राप्त होता है और खुरदरा भी होता है साथ में। ओके, लेकिन जो आपका म्यूल फ्रेम है, इसमें तीनों क्रियाएं अलग अलग होंगी, लेकिन क्योंकि अलग अलग होंगी, सारी मशीनें अपना अपना काम करेंगी, तो धागा तो आपको अच्छा मिलेगा, उत्तम कोटि का प्राप्त होगा, लेकिन वही बात है कि आपको समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा, आपकी मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा होगी और धन भी थोड़ा ज़्यादा व्यय होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो हमने अब कताई जो थी आपकी यांत्रिक, उसका एक पॉइंट क्लियर किया। अब हम आ जाते हैं दूसरे खुली व अंतिम कताई के पास। ठीक है, खुली व अंतिम कताई, खुली व अंतिम कताई, ओके, जिसको हम ओपन एंड स्पिनिंग कहते हैं, ओपन एंड स्पिनिंग, END वाला एंड होगा। ठीक है, स्पिनिंग। ओके, तो यहाँ पर बात करें रिंग कताई से क्या कहते हैं, रिंग कताई के बाद ये कहते हैं नई विधि है। ठीक है, रिंग कताई के बाद ये एक नई विधि है। कैसी विधि है, नई विधि है। ओके, मतलब रिंग विधि आपकी पुरानी विधि है और ये नई विधि है, रिंग से ये नई विधि है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है, सेम पॉइंट आएगा। यहाँ पर भी स्पन रेशों से या फिर जो छोटे रेशे होते हैं, स्टेपल फाइबर से धागों का निर्माण किया जाता है। स्पन से धागों का निर्माण, से लगा लीजिएगा, से धागों का निर्माण। ठीक है, ओके, तो ये तो सभी रेशों में यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपकी यांत्रिक कताई है और यांत्रिक कताई से छोटे रेशों से धागे का निर्माण किया जाता है। अगर इसकी बात होती है कि इसका विकास कब हुआ, खुली अंतिम कताई कब आई, किस ईयर में आई, तो आप आंसर लिखेंगे 1960 में। ठीक है, तो इस कताई को विकसित किया गया 1960 में, इसका विकास हुआ। ठीक है, विकास हुआ। ओके, विकास हुआ। आगे हम बात करेंगे, ये मोटे धागे की कताई के लिए संतोषप्रद कताई कही जाती है। ठीक है, मतलब इससे क्या है, मोटे धागे के विशेष तौर पर, मोटे धागे के जो कपड़े होते हैं उनके लिए, कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो मोटे धागे से बनाए जाते हैं, तो उनके लिए ही अच्छी कताई मानी जाती है। ठीक है, तो मोटे धागे के निर्माण के लिए अच्छी कताई, के निर्माण के लिए अच्छी कताई है ये। देखो, एक कमेंट आया था कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये जो लेसन चल रहा है इस समय, रासायनिक कताई है या रासायनिक परीक्षण रेशों के पढ़े थे, उनमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। हेमलता जी का कमेंट आया। तो देखो, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती। ओके, और ट्रिक बनाने पे आओ तो बना भी देंगे, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ के लिए समय भी उतना ही चाहिए। तो या तो आप अपनी ट्रिक बना लो, ओके, अपने हिसाब से बना लो। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पढ़ के समझो, वही ज़्यादा अच्छा है। जब आप उसे 2 बार या 3 बार पढ़ोगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। मैं भी तो वही बुक्स पढ़ रही हूँ और मैं भी कभी आप ही की तरह थी, लेकिन पढ़ने से ही चीज़ें क्लियर होती हैं, डाउट्स क्लियर होते हैं। तो 1-2 बार आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए, जरूर आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मोटे धागे की कताई के लिए संतोषप्रद होती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर जो रेशे होते हैं वो कंघी किए हुए नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपसे पूछा जाए किस कताई में कंघी किए हुए रेशों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसी में। ओके, ठीक है, तो इसमें कंघी का प्रयोग नहीं किया जाता। आप जानते हो कंघी का प्रोसेस होता है, कॉम्बिंग का प्रोसेस जो होता है रेशों पर, वो इसमें नहीं किया जाता। तो कंघी का प्रयोग रेशों पर नहीं किया जाता, प्रयोग, या कंघी वाले रेशों का, कंघी किए हुए रेशों का प्रयोग नहीं किया जाता, हुए रेशों का प्रयोग नहीं किया जाता, ओके। तो ये इतनी सी बात हमने इसकी की। अभी इसमें और भी चीज़ें रह गई, बस एक बार रिकॉल कर लो इसको। नई विधि है ये, किससे, जो अभी तक हमने पढ़ी, जो आपकी रिंग कताई पढ़ी उससे नई विधि है। 1960 में इसका विकास हुआ। छोटे रेशों का निर्माण मतलब छोटे रेशों से धागे का निर्माण होता है इस विधि में, मोटे धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, और कंघी किए हुए रेशों का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। खुली व अंतिम कताई ही चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हेडिंग हम नहीं डालेंगे, आप लोग उसी हेडिंग में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें आगे हम बात करें, गठान रहित लंबा धागा प्राप्त होता है। गठान रहित मतलब गठान तो नहीं होगी, ओके, मोटा होगा और लंबा होगा। गठान रहित लंबा धागा प्राप्त होता है, लंबा धागा प्राप्त होता है इसमें।
ओके देखो यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो बिल्कुल आप नेट के लिए भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ला रहे हैं। तो ऐंठन तो वो गठान तो नहीं होगी, इसमें गठान रहित लिखा है, लेकिन लंबा धागा होगा और मोटा धागा आपको इस मशीन से कताई में प्राप्त होता है। ये मशीन कैसा है, इसका ज़्यादातर भाग क्या है, अधिकांश भाग मशीन का कैसा है, स्वचालित है। अधिकांश भाग मशीन का स्वचालित होने के कारण कैसी है मशीन, मितव्ययतापूर्ण है के कारण, मितव्ययतापूर्ण है, ये मितव्ययतापूर्ण है और अधिक उत्पादन भी करती है, अधिक उत्पादन भी होता है इससे। ओके सारे काम ऐसे नहीं कि इंसानों को करने मशीन है और ऐसी मशीन है जिससे ज़्यादातर काम मशीन के माध्यम से ही होते हैं, इंसानों का यूज़ कम है इसमें, तो इस वजह से क्या है, इसमें आपका खर्चा भी कम है और अच्छा उत्पादन हो जाता है। रिंग कताई की अपेक्षा अगर इसमें तुलना की जाए तो 3 से 5 गुना अधिक, 3 से किसकी, रिंग कताई की अपेक्षा लिख लीजिएगा, ठीक है, रिंग कताई। और आप अगर इसकी खुली अंतिम कताई की अगर आप तुलना करते हो, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, अगर इनकी तुलना करोगे तो ये क्या है, 3 से 5 गुना अधिक उत्पादन करती है, क्योंकि ये स्वचालित है, तेज़ी से काम करती है, मशीन है ये, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से काम करती है ये, ठीक है। ओके 3 से 5 गुना अधिक उत्पादन ये करती है। बहुत खांसी आ रही है इस समय, उत्पादन ये करती है, ठीक है, तो इतना याद आपको होना चाहिए। आगे हम अगर बात करते हैं घर्षण कटाई की, फ्रिक्शन मेथड की बात करें, घर्षण कताई फ्रिक्शन मेथड। देखो कंटेंट चाहिए तो आप हमारी क्लास को पढ़ सकते हो, राइटिंग और बहुत ज़्यादा सुविधाएं चाहिए तो बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वही है कि क्या ही करें, फ़ोन से काम करना थोड़ा अच्छा मुझे भी नहीं लगता है पर थोड़ी मजबूरियाँ हैं। तो घर्षण कताई जो है फ्रिक्शन मेथड है, तो ये 1970 में विकसित हुई, विकास हुआ इसका, विकसित हुई किसके द्वारा हुई, ये अगर बात करें तो ये विकसित हुई 1970 में, किसके द्वारा हुई, अर्नेस्ट फेरहर के द्वारा, अर्नेस्ट फेरहर, ठीक है, अर्नेस्ट फेरहर के द्वारा ये विकसित हुई। ओके फेरहर ने इसको विकसित किया और यहाँ पर सबसे पहले कार्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सर्वप्रथम इसमें कार्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब घर्षण कताई से जब आप रेशे से धागा बनाओगे तो सबसे पहले कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कार्डिंग के रेशे होने चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा, जो आपकी अभी जो हमने खुली व अंतिम कताई पढ़ी थी उसमें हमने क्या बताया था, कॉम्बिंग का प्रोसेस नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कार्डिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। कार्डिंग मतलब वही होता है कि रेशों की गंदगी को दूर करना, धूल कण अशुद्धियाँ जो भी हैं उन्हें हटाना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, कार्डिंग का प्रयोग करोगे जिससे आपकी गंदगी साफ हो जाए रेशों की, और तब जाके ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब बताओ कार्डिंग विधि का प्रयोग कर लिया जाता है। इसमें भी कम लागत लगती है। पूरा सेंटेंस लिखोगे नहीं तो आगे भूल जाओगे, आप मेरी तरह मत लिखिएगा। कार्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कम लागत इसमें लगती है। और अगर हम बात करें 2 ड्रम का प्रयोग होता है इसमें, 2 ड्रम, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि ड्रम का क्या मतलब है यहाँ पर। तो 2 ड्रम का प्रयोग होता है यहाँ पर, 2 ड्रम का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 ड्रम जो है, ओके, ये क्या है, आपस में घूमते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। ये आपके क्या है, 2 ड्रम है, ओके, एक ड्रम इसके नीचे है, ठीक है, ये 2 ड्रम है। अब यहाँ से क्या है, ये जा रहा है आपका रेशा, ठीक है, ये रेशा आपका जा रहा है, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है, लंबा मतलब रेशा है, और एक तरफ से ऐंठन लगती जाएगी और ये मतलब यहाँ पर क्या है, रगड़ लगेगी। अब ये 2 ड्रम के बीच से जा रहा है ना, तो ये दोनों आपस में क्या है, रगड़ खाएंगे। तो रगड़ खाने से क्या होगा, रेशे जो है चिपक कर चपटे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये ड्रम है ये दो, और ड्रम के बीच से क्या है, रेशा जा रहा है, और जब ये, और इस पर एक पदार्थ भी जो है छिड़का जाता है, जिससे क्या है, ये आपस में थोड़ा जो है, इसमें क्या है, थोड़ा सा चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से रेशे गुजरते हैं आपस में, और यहाँ पर क्या है, घर्षण लगता है, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या है, वो आपस में सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस विधि में धागों में क्या होता है, तनाव सामर्थ्य जो होता है कम हो जाता है, लेकिन वस्त्र आकर्षक बनता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव पड़ता है, तो इस वजह से जो भी तनाव सामर्थ्य होता है इसका वहीं पर तन जाते हैं, और रेशों में तनाव फिर बाद में धागे में कम हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी घर्षण विधि, फ्रिक्शन विधि। इसमें सबसे ज़्यादा बस 2 ड्रम का प्रयोग किया जाता है। 1970 में विकसित हुई, अर्नेस्ट फेरहर ने मतलब
इसको विकसित किया और कार्डिंग मेथड इसमें सबसे पहले किया जाता है, जो कि सभी देशों में किया जाता है। भाई अशुद्धियाँ तो पहले सभी में हटानी होती हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं स्वयं ऐंठन वाली कताई, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग, स्वयं ऐंठन वाली कताई, ऐंठन वाली कताई, ओके। सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग इसे लिख लीजिएगा। आगे हम इसमें बात करते हैं अगर सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग में, तो ये ऊन या ऊन के समान तंतुओं के लिए विकसित की गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग होती है ये ऊन या फिर ऊन के समान, ऊन या फिर ऊन के समान के समान तंतुओं के लिए विकसित की गई। इसका विकास अगर पूछा जाए कहाँ हुआ, मेन पॉइंट तो ये था सबसे पहले वाला, विकास जो हुआ इसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ओके। ऑस्ट्रेलिया में इसका विकास हुआ। हालांकि ऐसे प्रश्न अभी कम ही पूछे गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपटीशन बढ़ता है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विकास ऑस्ट्रेलिया में हुआ इसका, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो होता है ऐंठन धागे की सतह द्वारा और खुरदरे पोत वाले यहाँ पर रेशे से धागा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें ऐंठन जो होती है कहाँ से दी जाती है, तो धागे की सतह द्वारा दी जाती है, ठीक है। इसमें ऐंठन अगर पूछा जाए कहाँ से दी जाती है, तो सतह पर ऐंठन दी जाती है धागों की, ठीक है। सतह पर ऐंठन दी जाती है, सतह पर ऐंठन दी जाती है। इसमें ऐंठन सतह पर दी जाती है, किसके, धागे की सतह पर, ओके। जिससे क्या है, खुरदरे पोत वाला, क्योंकि सतह पर जब जो भी है ऐंठन दी जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें रुएं उठ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इस वजह से खुरदरा पोत जो होता है धागे का प्राप्त होता है। खुरदरा पोत वाला जो है यहाँ पर धागा तैयार होता है, ठीक है। खुरदरा पोत वाला टेक्सचर कैसा होता है, धागे का खुरदरा होता है, क्योंकि सतह पर इसके जो है आपके मतलब ऐंठन दी जाती है, ठीक है। आगे इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, तंतु के चिपकाने वाला एक पदार्थ का भी प्रयोग किया जाता है। तंतु को आपस में चिपकाने वाले पदार्थ का भी प्रयोग किया जाता है। चिपकाने वाला पदार्थ, चिपकाने वाले पदार्थ का इसमें प्रयोग किया जाता है, वाला पदार्थ, ठीक है। तो नोट लिख कर लीजिएगा, 2 विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है चिपकाने वाले पदार्थ का। उसके आगे हम बात करेंगे ऐंठन रहित कताई में भी होता है चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग, और इसमें भी होता है। तो तंतु को चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है, बारी बारी से दाएँ और बाएँ ऐंठन दी जाती है। बारी बारी से अगर आपसे पूछा जाए दाएँ और बाएँ ऐंठन किस में दी जाती है, तो वो इसी में दी जाती है, बारी बारी से, पहले दाएं फिर बाएं फिर दाएं फिर बाएं, ऐसे ऐंठन इसमें दी जाती है। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, ऐंठन तो हमने बताया बारी बारी से दाएं और बाएं दी जा रही है, लेकिन अंत में ये ऐंठन एक ही दिशा में प्रतीत होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बारी बारी से ऐंठन दी जा रही है, कैसे, कभी दाएं दी जा रही है कभी बाएं दी जा रही है, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में ऐंठन आपको ऐसी लगेगी कि एक ही दिशा में है, ओके। तो यह है विशेष क्वालिटी की दी तो ऐंठन दोनों तरफ थी, लेकिन अंत में एक ही दिशा में प्रतीत होगी, ओके। एक ही दिशा में ऐंठन प्रतीत होगी, ऐसे लिख लीजिएगा। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, ओके। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, जरूरी नहीं इस बार नहीं बना, अभी तक नहीं बना तो ये आगे नहीं बन सकता है। भाई इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐंठन तो दोनों तरफ दी जा रही है, लेकिन अंत में एक ही दिशा में ऐंठन प्रतीत होती है, ये इसकी क्वालिटी होती है। आगे इसी में हम बात करेंगे पारंपरिक कताई, जो आपकी हमने अभी तक पढ़ी थी, ठीक है। पारंपरिक कताई से 10 गुना अधिक तीव्रता से ये काम करती है। पारंपरिक कताई अभी हमने आपको बताई थी, तकली और जो चरखे वाली, तो उनसे क्या है 10 गुना अधिक उत्पादन होगा, ओके। 10 गुना अधिक उत्पादन होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। पारंपरिक कताई से 10 गुना अधिक तीव्रता से यहाँ पर काम होगा और उत्पादन होगा, ठीक है। इसमें लागत कम लगेगी, लागत, पूंजी, श्रम, ठीक है। साथ ही साथ जो है इसमें मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, और स्थान भी, क्योंकि मशीन जो है बहुत कम जगह घेरती है तो स्थान भी इसमें कम लगेगा, ठीक है। स्थान जो है कम लगेगा, ओके। मशीन ज़्यादा होती नहीं, स्वयं ऐंठन वाली कताई है तो यहाँ पर मशीन का कम प्रयोग होता है, इसलिए स्थान भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। क्योंकि बहुत से लोग जब कोई बिजनेस या काम डालते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है जगह की, कि जगह होनी चाहिए, तो इसमें स्थान भी कम घेरती है ये वाली कताई। इस कताई का अगर आप बिजनेस डालते हो समझने के लिए, तो आपको ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए होगी, ओके। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई पर। नंबर 5 पर हम आ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, स्टैटिक, ठीक है। ये मात्रा का ध्यान रखिएगा। कताई जो होती है इसकी खोज अगर हम बात करें कब हुई, तो 1960 में, लगभग आसपास ही है सब, 1960 में इसकी खोज होती है, ओके। इस विधि में आर्द्रता द्वारा, आर्द्रता जानते हो जो थोड़ी गर्म ताप होती है दी जाती है, ठीक है। आर्द्र मतलब भाप हो या फिर भाप के साथ साथ गर्माहट भी हो थोड़ी, ठीक है। ऐसा मौसम जैसे बारिश के दिनों में होता है ना मौसम, आप जानते हो गर्मी भी होती है और पसीना भी आता है, मतलब आर्द्रता भी, नमी भी होती है और गर्मी भी होती है, ठीक है। ऐसा मौसम, ठीक है। तो इस विधि में आर्द्रता द्वारा
विधि में आर्द्रता द्वारा सावधानीपूर्वक छोटे तंतुओं को लंबे तंतुओं इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब इस विधि में क्या होता है, जो आर्द्रता देकर सावधानीपूर्वक तरीके से जो छोटे तंतु होते हैं और जो लंबे तंतु होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अलग करने के बाद आप जानते हो स्टेपल जो रेशे होते हैं, इनसे आप जानते हो यांत्रिक विधि में स्टेपल रेशों का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके स्टेपल रेशे होते हैं उनका प्रयोग कर एक उत्तम कोटि का धागा प्राप्त किया जाता है। तो तंतुओं छोटे तंतुओं को लंबे तंतुओं से अलग कर इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि से उत्तम कोटि का धागा बनाया जाता है। उत्तम कोटि का धागा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बस इतनी ही लाइन थी, तो मैंने पूरी ही लिख दी है। ओके, जिससे दिक्कत ना हो। इस विधि में इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड में क्या होता है, सन 1960 में तो खोजा गया इसको, लेकिन इस विधि में पहले आर्द्रता देकर सावधानीपूर्वक तरीके से छोटे तंतु और बड़े तंतुओं को पृथक कर लिया जाता है। विधि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रहती है और अच्छा धागा निर्मित किया जाता है, मतलब उत्तम कोटि का धागा यहाँ बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं नंबर 6, जो कि लास्ट होगी आपकी यांत्रिक कताई, जो ऐंठन रहित धागा होता है उसकी बात करेंगे अब हम। ऐंठन रहित धागा, जिसे हम कहते हैं ट्विस्टलेस स्पिनिंग, मतलब ऐंठन नहीं दी जाएगी यहाँ पर तो धागा भी बन जाएगा। तो भाई जब ऐंठन नहीं दी जाएगी तो सबसे बड़ी बात क्या है, नंबर 1 चिपकाने वाले पदार्थ का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग होगा। ओके, पदार्थ का प्रयोग होगा। इससे क्या होगी, इससे मजबूती भी उत्पन्न हो जाएगी। इसी पदार्थ से मजबूती भी आ जाती है, क्योंकि चिपक जाता है तो मजबूत हो जाते हैं रेशे चिपकने के बाद, तो इससे मजबूती भी उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये रेशों को क्या करते हैं, चिपकाने वाले पदार्थ जब लग जाता है मजबूत हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, रेशों को समानांतर रूप से रखा जाता है। रेशों को समानांतर रूप से रखा जाता है। भाई जब आप ऐंठन दोगे तो चीज़ को बराबर तो करोगे ना रेशों को, तभी तो धागा को आप मतलब चिपकाओगे। ठीक है, तो समानांतर रूप में इसको रखते हैं, पहले रूप में रखते हैं, रेशों को समानांतर रूप में रखते हैं। ओके, और चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग करते हैं। और वस्त्र बनाने के बाद जो होता है यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है क्या होती है, वो होती है ये कि जब वस्त्र बन जाता है तो चिपकाने वाला पदार्थ हटा दिया जाता है। ओके, तो इस विधि में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे ही वस्त्र बनता है तो चिपकाने वाला पदार्थ भी हटा दिया जाता है। चिपकाने वाला पदार्थ हटा दिया जाता है। ओके, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ऐंठन रहित धागा यहाँ पर निर्मित होता है, चिपकाने वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिससे मजबूती भी आ जाती है। रेशों को पहले समानांतर रूप में रख लेते हैं एक बराबर, फिर उस पर चिपकाने वाला पदार्थ यूज़ किया जाता है, और जब वो चिपक जाते हैं अच्छे से, वस्त्र बन जाता है, फिर कोई भी मेथड यूज़ करके जिससे वो पदार्थ हट जाए, चाहे रासायनिक मेथड हो या फिर धुलाई, जो भी किया जाता हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है बुक में, तो इस पदार्थ को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई, हमने बात कर ली किसकी, सारी यांत्रिक कताइयाँ हो गई आपकी। कौन कौन सी हमने पढ़ी, रिंग कताई पढ़ी, ठीक है, घर्षण कताई पढ़ी, स्वयं ऐंठन वाली कताई पढ़ी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी, ऐंठन रहित पढ़ी, और खुली व अंतिम कताई पढ़ी। 6 तरीके की कताइयाँ हमने पढ़ ली। अब हम आ जाते हैं रासायनिक कताइयों पर। ठीक है, नंबर 2 रासायनिक कताई। ओके, रासायनिक कताई की हम बात करेंगे। ओके, तो रासायनिक केमिकल मेथड जिसे कहते हैं, इनसे कौन से धागों का निर्माण होता है, फिलामेंट धागों का। ओके, फिलामेंट का प्रयोग होता है। रासायनिक का स्टेपल का कहाँ हो रहा था, यांत्रिक में, तो यहाँ पर फिलामेंट धागे बनेंगे। ओके, मतलब फिलामेंट रेशो का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ज़्यादातर आप जानते हो जो फिलामेंट रेशे हैं कहाँ से, रासायनिक विधि से ही बनाए जाते हैं। तो सब चीज़ें आप समझो तो एक दूसरे से कोरिलेटिव ही हो रही हैं, कोई भी चीज़ नई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्द्र कताई की। आर्द्र कताई, आर्द्र कताई। ओके,
जो आर्द्र कताई होती है, जिसको इंग्लिश में हम वेट स्पिनिंग कहते हैं, ओके। वेट स्पिनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मानव निर्मित जो तंतु होते हैं आप जानते हो रेयॉन है, मानव निर्मित है, ठीक है। नायलॉन भी रासायनिक विधि से निर्मित जो है रेशा है, ठीक है मानव निर्मित, लेकिन नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये रासायनिक रेशे हैं। लेकिन जो आपका मानव निर्मित रेयॉन रेशा है, इसमें आधा सेलुलोज होता है, तो ये अर्ध सेलुलोजिक रेशे में आ जाता है, ठीक है। तो मानव निर्मित तंतुओं के निर्माण की ये प्रथम व्यावसायिक सफल विधि मानी जाती है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए मानव निर्मित, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित तंतुओं के निर्माण की प्रथम व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक है ये, आप जानते ही हो, ठीक है, व्यावसायिक व सफल विधि है ये, ओके। सबसे पहली विधि सफल विधि, हमने रिंग कताई बताई थी, एक सबसे पहली विधि है, लेकिन वो यांत्रिक रेशों पर किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रासायनिक में सबसे पहली सफल विधि कौन सी है कताई की, तो वो आपकी हो जाएगी आर्द्र कताई, वेट स्पिनिंग। ये मानव निर्मित तंतुओं के निर्माण की प्रथम व्यावसायिक और सफल विधि है, ठीक है। तो मानव निर्मित रेशों में आपके रेयॉन भी आ जाता है, नायलॉन भी आ जाता है, ठीक है। बस अंतर इतना है, रेयॉन जो है आर्द्र सेलुलोजिक है, पूर्णतः केमिकल नहीं है वो, ठीक है। और जो आगे जो भी रेशे हैं कृत्रिम, वो रासायनिक तौर पर ही बनाए जाते हैं। तो ठीक है, ये प्रथम सफल विधि है। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले सेल्यूलोज तंतु रेयॉन के लिए ये प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है। सेल्यूलोज तंतु रेयॉन के लिए ये प्रयोग में लाई गई थी, ठीक है, रेयॉन के लिए प्रयोग में ये लाई गई थी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले किसके लिए, सेल्यूलोज तंतु रेयॉन के प्रयोग के लिए ये यूज़ की गई थी, ओके। आप कमेंट में बताइएगा रेयॉन का निर्माण पहले हुआ या फिर नायलॉन का निर्माण पहले हुआ, जिससे इसकी डेट याद होगी वो आंसर कर देगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है काम, तो और कई क्लासेस में हमने बताया भी है आपको, ठीक है। तो सेल्यूलोज तंतु रेयॉन के लिए प्रयोग सबसे पहले ये किया गया। आगे हम अगर बात करते हैं इसी क्रम में, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं इस विधि में क्या होता है, द्रव्य का जो घोल होता है, भाई घोल का प्रयोग करोगे तभी तो रासायनिक मतलब घोल बनाकर ही तो रेशे बनाए जाते हैं, ओके। चाहे रेयॉन हो चाहे आपका नायलॉन हो, जब मशीनों से गुजरता है, ठीक है, मशीनों से गुजरता है तो स्पिनरेट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जब स्पिनरेट से आप किसी को से धागा प्राप्त करोगे तो आपको घोल तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस विधि में होता क्या है, ध्यान रखिएगा, इस विधि में सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें स्पिनरेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या स्पिनरेट का प्रयोग किया जाता है, स्पिनरेट, तो इस विधि में क्या होता है, स्पिनरेट का प्रयोग होता है, ठीक है, स्पिनरेट का प्रयोग होता है, स्पिनरेट का प्रयोग होता है। जब स्पिनरेट में क्या होता है, घोल जो बनाया जाता है धागे के निर्माण के लिए, घोल को जब डाला जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब पंपिंग का प्रोसेस होता है उसमें छोटे छोटे छिद्रों में से, छोटे छिद्र होते हैं आप जानते हो, उन्हीं में से जो घोल है महीन रूप में निकलता है धागे के रूप में। फिर उसमें क्या होता है, जब वो निकलता है धागे के रूप में, स्पिनरेट में जो होते हैं छेद होते हैं, अगर एक छेद है, एक धागा निकल रहा है तो एक रेशीय फिलामेंट हम कहते हैं उसको, मतलब मोनोफिलामेंट कहते हैं, एक रेशीय धागा कहते हैं। और यदि बहुत सारे छेद हैं छिद्र में, मतलब बहुत सारे छिद्र हैं स्पिनरेट में, तो हम उसको क्या कहते हैं, बहुरेशीय कहते हैं, फिर मल्टीफिलामेंट कहते हैं। तो जब ये निकलता है धागा तो यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक बाथ दिया जाता है, केमिकल बाथ भी जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब धागा निकल रहा है तो वो गीले रूप में है, जब उनमें रासायनिक बात दिया जा रहा है तो वो उसमें हवा भी लग रही है, कुछ ना कुछ पदार्थ भी, जो रासायनिक बात का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ उस पर छिड़काव हो रहा है, ठीक है, जिससे वो नहा रहा है ना, ऐसा समझ सकते हो। तो उससे क्या होगा, ये सूखता भी जाता है, ठीक है, तुरंत ही जैसे ही निकलता है स्पिनरेट से सूखता जाता है। और जब सूखता जाता है तो इसको क्या किया जाता है, वहीं पर खींच लिया जाता है। जब खींचा जाता है, खींच कर ये लंबे धागे के रूप में मिल जाता है, ठीक है, और फिर इनको साफ करके क्या करते हैं, तगड़ियों पर लपेट लिया जाता है। तो स्पिनरेट का क्रम है ये, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, कि जब आर्द्र कताई की जाती है, वेट स्पिनिंग किया जाता है, तो एक बार और सुन लो, स्पिनरेट का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक छिद्र है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसको,
एक छिद्र है तो हम मोनोफिलामेंट कहेंगे, क्यों? क्योंकि इससे एक धागा निकलेगा, या फिर एक रेशीय धागा भी आप कह सकते हो, ठीक है। मोनोफिलामेंट या फिर एक रेशीय कहेंगे, हम इसको एक रेशीय कहेंगे। ओके, क्लियर है? ओके। अगर आपको स्पिनरेट ऐसा है जिसमें बहुत सारे छिद्र हैं, ठीक है, बहुत सारे, मान लो जैसे सांभर की तरह होता है, सांभर समझ लो आप, ठीक है, इसमें बहुत सारे छिद्र हैं, और अगर आप समझ लो एक ही छिद्र है, ठीक है, एक ही छिद्र है, यहीं से धागा निकल रहा है, तब तो ये मोनोफिलामेंट हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारे छिद्र हैं तो बहुत सारे रेशे एक साथ निकल रहे हैं। अब इसमें क्या है, केमिकल बात भी लग रही है एक तरफ, तो ये क्या है, सूखते भी जा रहे हैं, फिर यहीं से इनको क्या है, खींचना शुरू कर देंगे, खींच कर इसे लंबा बना लेंगे, लंबा होकर ये महीन भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनको तगड़ियों पर धो साफ करके लपेट लिया जाएगा, जिससे इसका केमिकल हट जाए, इसलिए धोना जरूरी होता है। ओके, तो हमने कहा बहुत सारे धागे निकल रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब मल्टीफिलामेंट बहुरेशीय, ठीक है। तब हम इसको क्या कहेंगे, बहुरेशीय या फिर मल्टीफिलामेंट कहेंगे। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, और इनका भी साइज वगैरह सब होता है, जो कि हम आगे जब क्लासेस करेंगे करघा वगैरह का, जो हमने बताया है करघा वगैरह पढ़ेंगे, तो उस क्लास में आई थिंक स्पिनरेट की भी बात हम कर लेंगे। ओके, जब अगर सही से बुक में हमें चीज़ें मिल गई तो हम उनकी बात कर लेंगे। हाँ, स्पिनरेट के विषय में दिया हुआ है बुक में, ठीक है। तो लेकिन मुझे थोड़ा लंबा टाइम हो गया, तो मैं उस क्लास में आपको अच्छे से समझा दूंगी पढ़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जब आप स्पिनरेट से धागा बनाते हो तो आपकी इच्छा है, आपकी आवश्यकता है, उस तरीके से आप लंबा छोटा जैसा भी धागा चाहो तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मतलब इच्छा भी चलती है, क्योंकि ये रासायनिक रेसे, आपका मन है उतना लंबा बना लो। दूसरी अगर हम बात करें, आर्द्र की बात हो गई, और अभी हमने आपको एक चीज़ और भी बता दी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मानव निर्मित रेयन के लिए कताई का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है। एक्रिलिक रेयन पूछा जाए, रेयन पूछा जाए, तो आप कहोगे आर्द्र कताई का यहाँ पर वेट स्पिनिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं शुष्क कताई का, शुष्क कताई, ओके, जिसको हम ड्राई स्पिनिंग कह सकते हैं। ओके, ड्राई स्पिनिंग क्या होती है, ड्राई स्पिनिंग? इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, एसीटेट जो रेयन होते हैं, आप जानते हो एसीटेट भी एक रेशा होता है, तो एसीटेट का प्रयोग यहाँ पर, एसीटेट बनाया जाता है शुष्क कताई से। तो एसीटेट का निर्माण किससे होता है, ड्राई स्पिनिंग या शुष्क कताई से होता है। और ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेल्ट स्पिनिंग वाला आपका कई बार पूछा गया, जिससे नायलॉन और पॉलिएस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। तो एसीटेट का निर्माण इसी विधि से होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया में भी क्या होगा, द्रव को द्रव मतलब कह सकते हैं घोल को बनाकर, और वही स्पिनरेट्स में से निकाला जाएगा और हवा के चेंबर में भेजा जाएगा, वहाँ पर हवा लगेगी, उससे क्या होगा, ये हवा के संपर्क में आते हुए जो द्रव्य पदार्थ है सूख कर ठोस हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। और जमने के बाद इसको क्या है, तंतु के रूप में खींचकर ऐंठन देकर तगड़ी पर लपेट लिया जाएगा। तो क्या इसको लिखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं भाई, शुष्क कताई है, एसीटेट जो रेशे बनते हैं वो इस कताई से बनते हैं, बस इतना याद कर लो। बकाया हमने क्या बताया, स्पिनरेट का प्रयोग भाई इन कताइयों में होता ही होता है। स्पिनरेट से जब घोल डाला जाएगा तो उसमें से धागे निकलेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, गीले रूप में होंगे। अब गीला पदार्थ आप डाल दोगे डायरेक्ट कहीं पर, तो वो तो वैसे ही फैल जाएगा। तो उसको क्या है, एक हवा भी लग रही है, हवा लगने से क्या है, वो जैसे ही निकल रहा है छेद में से बाहर, तो उससे वहीं पर वो सूखता जा रहा है। जब वो सूखता जा रहा है, हवा के चेंबर में जा रहा है, सूखता हुआ जा रहा है, तो वहाँ पर सूखेगा तो भाई ठोस हो जाएगा, है ना, ठोस हो जाएगा, और ठोस होकर वो जम जाएगा, जिससे पर क्या होगा, खिंचाव करके आप लंबा धागा तैयार कर लोगे और उसको ऐंठन दे दोगे और तगड़ी पर लपेट दोगे, पूरा धागा आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको मुझे लगता है कुछ भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो भाई, समझने वाली बातें हैं ये। अब हम आ जाते हैं पिघली हुई कताई, बहुत इंपॉर्टेंट कताई है ये, पिघली हुई कताई, मेल्ट स्पिनिंग, पिघली हुई कताई, मेल्ट स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग। तो मेल्ट स्पिनिंग की अगर हम बात करते हैं, मेल्ट MELT मेल्ट स्पिनिंग की बात करते हैं, तो आपको अभी हमने जस्ट बताया क्या, पॉलिएस्टर एवं रेयन का प्रयोग इसी विधि से होता है। पॉलिएस्टर एवं नायलॉन, रेयन निकल रहा है मुझसे, नायलॉन का निर्माण इसी विधि से होता है, ठीक है। पिघली मेल्ट मेथड से जो है पॉलिएस्टर एवं नायलॉन का निर्माण होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस लगभग वही रहता है। आगे हम बात करते हैं बायो कॉम्पोनेंट की, ओके, बायो कॉम्पोनेंट मेथड की, 4th नंबर लास्ट है आज केमिकल का, बायो कॉम्पोनेंट। भाई प्रोसेस जो अभी हमने नायलॉन का बताया, पॉलिएस्टर का लगभग सेम ही रहता है, इसमें भी भाई स्पिनरेट से पिघले हुए निकाला जाएगा, लेकिन इसका जो एक प्रोसेस और है जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है नायलॉन का, इसमें चिप्स बनाए जाते हैं, फिर उनको काटा जाता है, फिर उनको पिघलाया जाता है, फिर उनका निर्माण होता है। तो हमने वो इसलिए यहाँ पर नहीं डाला भाई, आपको बस इतना याद रखो, यहाँ पर पिघली हुई कताई से आपके पॉलिएस्टर और नायलॉन बनाए जाते हैं। बकाया हम जब नायलॉन और ये पढ़ेंगे पॉलिएस्टर, तो हमें वहाँ पर पूरा प्रोसेस पढ़ना है, तो यहाँ पर तो समय बर्बाद करना हो जाएगा, क्योंकि नायलॉन का हम या तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर पढ़ाएं
तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस हम पढ़ाने लगे तो नायलॉन की क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए कि मेल्ट प्रोसेस से कौन से कपड़े बनते हैं, पॉलिएस्टर में नायलॉन बनते हैं। आगे की हम बात करेंगे नायलॉन की क्लास में और पॉलिएस्टर की क्लास में। ठीक है, तो बायो कॉम्पोनेंट कताई की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बाई कॉम्पोनेंट बोलते हैं इसको, बाई कॉम्पोनेंट, COMPONENT। ठीक है, बायो कॉम्पोनेंट। तो ये जो स्पिनिंग होती है इसमें क्या होता है, एक समान दो पॉलीमर का प्रयोग होता है। ठीक है, एक ऐसा तकनीक है ये जिसमें एक समान दो पॉलीमर का प्रयोग होगा, दो पॉलीमर का प्रयोग होगा। ठीक है, और दो अलग प्रकार, दो विभिन्न प्रकार के स्पिनरेट का भी प्रयोग होगा। दो भाई पॉलीमर तो दो एक समान होंगे, एक समान पॉलीमर दो होंगे, लेकिन मतलब स्पिनरेट अलग अलग होंगे। स्पिनरेट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अलग अलग होंगे और दोनों स्पिनरेट से क्या होगा, धागा निकाला जाएगा और फिर उनको ज्वाइंट करके क्या है, मान लो एक स्पिनरेट ये है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से धागा निकल रहा है, एक ये है। ठीक है, अब इनको क्या है, आपस में ये धागा निकला, इनको आपस में कैसे भी करके ये बट लिए जाएंगे। ठीक है, बट लिए जाएंगे, धागे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मतलब इस थोड़ा मिक्स मेथड हो जाता है, मिश्रित करके दो अलग अलग स्पिनरेट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीमर एक समान होते हैं और इसको हम बायो कॉम्पोनेंट कताई कहते हैं। ओके, तो ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप अगर नए आए हो, आप बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं, तो आप हमारे पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आपको आई होप पढ़कर अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा जो भी टॉपिक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक ऐसी ही वीडियो में अच्छी सी, जो कि आई थिंक धागों के प्रकार की ही होगी, क्योंकि अभी तक हमारा धागे का ही ये सारा प्रोसेस चल रहा है। तो हम धागे के निर्माण की कल धागे के प्रकार की कल हम बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।